विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल कल पूछ लेंगे। बताइए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन है? रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। याद है कि जहाँ बदलाव होगा वहाँ वाला। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। नागालैंड के नेफ्यू रियो। मणिपुर के एन बिरेंसी। मिजोरम के लाल दुमुहा नया है। ये नया लाल दुमुहा बना है मणिपुर का। जोरमथंगा ना? नहीं, इधर चेंज हुआ है। चेंज हुआ जोन में? देख लीजिएगा इसे। मैं चेंज हुआ है मणिपुर। मणिपुर में मिजोरम है। मिजोरम का है। हाँ मिजोरम के है। पीयू जोरमथंगा। जोरमथंगा। हाँ मणिपुर के तो बताइए कि एन बीरेन सिंह। मिजोरम के तब मिजोरम की चेंज हुआ है। तब लाल दुमुंगा कुछ करके है मिजोरम के। लाल दू मुंगा लाव कर देते थे। लाल दुहोमा कितना हुआ होगा इसमें? 8 दिसंबर मणिपुर के एन बीरेन सिंह। मिजोरम वाला चेंज हुआ है। लाल मुदुंगा हो गया। लाल दुहोमा मिजोरम के। मणिपुर के बीरेन सिंह। लाल दुहोमा याद कीजिए। लाल दुहोमा। लाल दुहोमा। तो ऐसे मत करिए, बैठो या तो एकदम अथी करो। तो मिजोरम का हो गया लाल दुहोमा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा। असम के हो गया हिमंत बिस्व शर्मा। मेघालय के कोनराड संगमा। मेघालय के कोनराड संगमा। सिक्किम का है प्रेमसिंह तमांग। हिमाचल प्रदेश के हिमाचल सुक्खू। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पुष्कर धामी। पंजाब के भगवत मान सिंह। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के नीतीश कुमार। झारखंड के हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल के बनर्जी। उड़ीसा के नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव। मोहन है। मध्य प्रदेश के कौन है? मोहन यादव। राजस्थान के बदला छत्तीसगढ़ के कौन है? छत्तीसगढ़ के है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का ना साय करके साव करके आया कोई ना। फिर चुनाव लेगा वहाँ पे? अच्छा हाँ छत्तीसगढ़ में हो गया। तो देखा तब छत्तीसगढ़ का चेंज हुआ। देखो साव करके कुछ सोहन शाह। साव है। विजय शर्मा ना अभी डालो अरुण साव। वर्तमान में लिखे नहीं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा और अरुण साव डिप्टी सीएम है। तो सीएम के तौर पर ताजपोशी तय हो गई है। इसका आगे विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ के हो गया विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश हो गया मोहन यादव। राजस्थान के भी बदला हुआ है। राजस्थान देखो भजन लाल शर्मा। तो राजस्थान के भजन लाल शर्मा। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। वही भूपेंद्र भाई पटेल। महाराष्ट्र के भूपेंद्र पटेल। एकनाथ शिंदे।
कर्नाटक के कर्नाटक सिद्धारमैया, गोवा के गोवा के प्रमोद सावंत, केरल के पिनराई विजयन, तमिलनाडु के स्टालिन, MK स्टालिन, तेलंगाना के चेंज हुआ है, कौन चीज है देख लो। तेलंगाना का हुआ है कांग्रेस के यहाँ बनने लगे तो समझो इधर CM बैठो इधर, कौन है? रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी। बताइएगा जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख के BD मिश्रा। चंडीगढ़ के प्रफुल्ल पटेल, बनवारी लाल पुरोहित, क्योंकि पंजाब के है पुरोहित, चंडीगढ़ के पुरोहित। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। हैं? पंजाब में तो हम बोल ही रहे हैं। जिसे ओकरा राज्यपाल जो बनाए उसी को यहाँ पे चंडीगढ़ के मुफ्ती बना दिया गया है, प्रशासक या उपराज्यपाल। राज्यपाल को सौंप देता है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल पटेल, रंगास्वामी। पुदुचेरी के कल हम लोग का हो जाएगा पूरा राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पूछ लेंगे एक बार नैका में। बताइएगा मिजोरम के लाल दुहोमा। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। राजस्थान के भजनलाल शर्मा। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। चलिए आज पूरा खत्म हो जाएगा। थी गवर्नर जनरल कहाँ तक हो गया था? इरविन तक खत्म हो गया था ना। बताइएगा वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936। बताइएगा 31 में इरविन के काल में पहला एक हो गया था गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर को 1930 को। इसके समय में दोनों हुआ 7 सितंबर और 17 नवंबर 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932 को दोनों गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर से कितना था डेट? 7 सितंबर डेट नहीं याद है, वो डेट रेंज में नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कहिया स्टार्ट होता है। बहुत वो पूछेगा BPSC में पूछ सकता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ। बताइए कि दोबारा से विनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 1932 3 जनवरी 1932 को। डेट याद रखना 3 जनवरी 1932। इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन जाते हैं? महात्मा गांधी। मतलब कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लेता है। बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया? 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। उस समय वहाँ के कौन था प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्लीमेंट इटली तो आज़ादी के समय था। हाँ भारत की आज़ादी के समय। हाँ तीनों में था। 31 31 32 प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री तीनों में था। ये तीनों में BR अम्बेडकर तीनों में थे वो। नहीं हम लोग गवर्नर सोच रहे थे ना गवर्नर में पहलका में ही था इरविन। आई वेलिंगटन हो गया आपका यहाँ से दोनों में। हाँ सांप्रदायिक पंचायत का संबंध किससे था? यही था कि मुस्लिम को निर्वाचन हो जाएगा। नहीं दलित को लिए सीटों के आरक्षण के लिए था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 40 में हुआ है। कहाँ ध्यान रही था हम गोलमेज सम्मेलन। हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ा तो फिर सब गलती हो जाएगा। 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। तीसरा गोलमेज से न पहला में लिया न तीसरा में लिया, खाली दूसरा में। बिहार में भूकंप आया था 1934। यही बंगाल बोलेगा था पलट देना है 1943। भारत शासन अधिनियम 1935 पेश किया गया इसी के समय। ये वेलिंगटन जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था?
बम्बई अधिवेशन 1915, बम्बई अधिवेशन 1900। तो कौन अधिवेशन में भाग लिया था वेलिंगटन? अध्यक्षता नहीं किया था, भाग लिया था। ऐसे भाग लेने वाला 4 अध्यक्ष बनने वाला 4 गो। एक था आपका कौन पहला? जॉर्ज इल्ले, विलियम बेडरमन, फिर था हेनरी कॉटन, एक और कोई था, 4 गो था। हाँ अध्यक्ष बना था। बताइएगा जो बम्बई अधिवेशन जो हुआ था 1915 वाला, अध्यक्षता कौन किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्न है, प्रसाद नहीं है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। वेलिंगटन के बाद कौन आता है? 7 साल लिलिंथ गो, 1936 से 43, 1936 से 43 सब काम। 1936 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना हुआ 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में। फिर बिहार में बोलेगा कि ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में। कहाँ पे? 1929 हुआ था आपका हाजीपुर या मुंगेर में हुआ था 1929 वाला है, मुंगेर में। फिर उसके बाद 36 हो गया। 37 में पहली बार चुनाव हुआ था, पहली बार चुनाव हुआ था, जिकरा में से के गो पे प्रांत पे 11 गो प्रांत में चुनाव हुआ था, जिकरा में से 6 गो में पूर्ण बहुमत था। किसका? कांग्रेस का। और 2 गो मिली जुली सरकार थी, 6 2 8। और मुस्लिम लीग कितने जगह बनाया था? 3 जगह। कहाँ पे? 3 जगह। हाँ, बंगाल, असम और पश्चिमी प्रांत में पंजाब और सिंध में, सॉरी ये नहीं है, ये सब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था यहाँ पे। तो इसी में से कोई होगा, क्योंकि मैं 8 गो में तो पहले 6 गो में तो पूरा क्लियर था। तो बंगाल, असम, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, पंजाब और सिंध, तो 6 5 11 तो इशू हो जा रहा है। यही तीनों में से कोई होगा। तो बंगाल में नहीं होगा, बंगाल में भी नहीं मिला होगा एक कांग्रेस का, और एक लगता है सिंध में नहीं मिला है। हाँ वही मिला। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत डेट के साथ 1 सितंबर 1939 को, बंद हुआ था 2 सितंबर 1945 को। 1 सितंबर 1939 है, 2 से 45 इसी में जब बिना भारतीयों को पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था, तो नारा दिया गया था एगो, ना कोई भाई ना कोई पाई, ना कोई भाई ना कोई पाई। इसी में नारा दिया था। कांग्रेस का नारा था ना कोई भाई ना कोई पाई। और इसी में क्या किया था? सारा कांग्रेस के मंत्रिमंडल 6 गो राज्य वाला था, क्या दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो ये मुस्लिम लीग खुश होकर कोची मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। 1939 में चंद्रशेखर आजाद ने कौन सी पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक के। कौन सा? हाँ, सुभाष चंद्र बोस से। 1 जनवरी ना, 1 मई जनवरी मई, हाँ 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ। फिर बताइएगा कि पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में और कब किया गया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। बताइएगा इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? बनाया था किसने? सॉरी, पहले बनाया था, पहले के बाद पेश किया। सिकंदर हयात बनाया था। हाँ, सिकंदर हयात बनाया था। फजलुल हक पेश किया था, फजलुल हक पेश किया। और खलील खुजमान इसका क्या किया था? समर्थन किया। सिकंदर हयात पाकिस्तान के प्रस्ताव का बनाया। फिर उसका दूसरा कौन बना? फजलुल हक ना। फजलुल हक जो है इसको क्या किया? पेश किया। और खलील खुजमान इसका समर्थन किया। 3 अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? दूसरा 40 में, 8 अगस्त 1940। पहला 1917 में, दूसरा 1940 में और तीसरा 1942 में। 3 अगस्त प्रस्ताव हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है डेट के साथ? 24 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। 28 में तो नेहरू रिपोर्ट होता है और साइमन का मिशन आता है। तो क्रिप्स मिशन कब आया? 24 मार्च 1942। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों प्रस्ताव को क्या किया था? अस्वीकार किया था। क्रिप्स मिशन को क्या किया था? अस्वीकार किया था। मगर कौन 2 गो व्यक्ति इसका वार्ताकार करवाया था बीच में? जवाहरलाल नेहरू थे और अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम का आज़ाद कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता के रूप में ही गए थे। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन
9 अगस्त 1900। बंगाल में भयानक अकाल 1943। 1943 में ही आज़ाद हिंद सरकार का गठन होता है ना, 1943 में। अब बताइएगा कि लिलिंथगो के बाद कौन बैठता है? वेवेल, लॉर्ड वेवेल। 44 से 47, 44 से 1944 से 1947 कौन बैठा? लॉर्ड वेवेल। इस बताइएगा वेवेल योजना कब लागू किया गया था? वेवेल योजना कब? सम्मेलन माने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था वेवेल के अध्यक्षता में, इसलिए वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन कहा जाता है। कब बुलाया गया था? 25 जून 1945। 25 जून 1945 को। इस सम्मेलन में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? थोड़ा सा सोच रखिए कि 40 से 46 कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब इनके बीच में हो रहा था अध्यक्षता कौन करेगा? अबुल कलाम आज़ाद। तो वेवेल योजना बोले या शिमला सम्मेलन बोले, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो या नेतृत्व किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी क्या इसमें भाग लिए थे? गांधी जी भाग लिए थे ना? नहीं लिए थे, मगर शिमला में थे। शिमले में थे और भाग नहीं लिए थे। शिमला सम्मेलन में गांधी जी भाग मगर पहुँच वहाँ पे थे शिमले में। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने क्या शर्त रखा था? अलग अपने ठीक मांग किया था। अलग अपने हमार पार्टी या नेता का चुनाव हम खुद दे करेंगे, ये शर्त रखा था। आप लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है आप लोगों को। इसी कारण वेवेल योजना असफल हो जाता है या शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है। कब समाप्त कर दिया जाता है? घोषणा कर दिया जाता है कि नहीं होना चाहिए। तो 25 जून का तो हुआ और 14 जुलाई को 1945 को वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन असफल घोषित कर दिया जाता है। किसकी अध्यक्षता में भारत में पहली बार बताइएगा कि आम चुनाव करवाया गया था? किसकी अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार द्वारा प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाया गया था? तो उस समय कौन था? 1945-46 के समय क्लेमेंट एटली। कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल। मगर बाद में 45 के बाद बोलेगा तो क्लेमेंट एटली, क्योंकि आज़ादी के समय कौन प्रधानमंत्री था? क्लेमेंट एटली। चुनाव कब? 52 में ना? वो तो 51 में आज़ादी के बाद ना, और बाद पहले भी हुआ 1937। 1946 में नहीं हुआ है चुनाव के लिए? संविधान सभा के लिए चुनाव नहीं हुआ 1946 में? तो कौन अध्यक्षता करवाया था? खुद अपने क्लेमेंट एटली वहाँ से भेजता है कैबिनेट मिशन कहला, ये सब कहला ना कि जाइए आज संविधान बनाने वाला बोली संविधान। हाँ है हाँ। वहाँ पे चुनाव कब हुआ था? 45 से या 44 में होता है? 45 में, तब न जाकर घोषणा। हाँ आज़ाद कर देंगे। बताइए कि इस जब चुनाव हुआ था इस समय 1946 में, तो 45 में या 46 में, तो कितना प्रतिशत वोट मिला था कांग्रेस को? अभी तक किसी को नहीं मिला। 91.3% मिला था। 91.3% अभी तक किसी को वोट नहीं मिला है। मुस्लिम लीग ने सभी सीटें जीत ली थी। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग को कहाँ मिला था? तो बंगाल और सिंध में। अभी बतलू हल बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। बाकी जो है 6 जगह पूर्ण बहुमत और बाकी 3 जगह के मिला जुला सरकार बनाया था। पंजाब में कांग्रेस और अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी ने साझा मिला था। पंजाब में 3 बना था, त्रिशंकु जिसको बोल सकते हैं, त्रिशंकु सरकार। ऐसे भारत में त्रिशंकु सरकार की शुरुआत कब हुआ था? 1989 में त्रिशंकु सरकार की शुरुआत है 1989 में। कब घोषणा किया था क्लेमेंट एटली कि कब तक भारत को हाथ में दे दिया जाएगा? 1948 में, जून 1948 में, कि इतना इस समय तक जो भारत के हाथ में सत्ता दे के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब इसके बाद कौन आता है? माउंट बेटन। मार्च 1947 से 1948। मार्च 1947 से, डेट याद रखिए, मार्च 1947 से 1948। माउंट बेटन योजना
डेट के साथ 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना। इसी योजना के तहत भारत का विभाजन होता है। एक बाल्कन प्लान किसकी दिमाग की उपज है? माउंट बेटन के। किसका? माउंट बेटन। पूछेगा कि बाल्कन प्लान किसका देना है? माउंट बेटन। कहाँ लाया था? भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए। बताइए कि स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पेश किया गया था ब्रिटिश संसद में? 4 जुलाई को। क्या? 4 जुलाई को। 15 या 16 जुलाई को वहाँ पे सिग्नेचर हो जाता है, नहीं वैसे पेश अति होता है, वहाँ पे सिग्नेचर हो जाता है। और घोषणा कब किया जाता था? तो 18 जुलाई को घोषणा कर दिया था। हाँ, स्वीकृति मिल जाती है 18 जुलाई को। माने यहाँ से तो 4 जुलाई को पेश किया गया, स्वीकृति मिल गई 15 को, और वहाँ से फिर व्यवस्था चलाता है कि अति कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए भारत और पाकिस्तान को। हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। CR फॉर्मूला के किसके संबंधित है? भारत का विभाजन से। CR फॉर्मूला भी भारत विभाजन से संबंधित है। कौन दिया था CR फॉर्मूला? वही खुद दे दिए हैं, सी राजगोपालाचारी। अब आते हैं, याद है भाई सब विद्रोह, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। नहीं पढ़े थे सर, छोड़ दिया सर। चलिए तो कल हम लोग कराया गया पॉइंट नंबर 45, 46। चलिए सुन लीजिए एक बार, चाहे कल हूँ एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए देखो 45, 46 और 47 ना 46 तक। 47 बहुत लंबा है। हाँ, 46 तक हो जाना चाहिए। इधर तो हम लोग की कहानी खत्म हुई था। ज्योग्राफिया पूछ लिए थे, फिर भी एशिया वाला है, सबको याद होना चाहिए। एशिया घिर देते हैं। चलिए बताइएगा, पृथ्वी पर भूभाग के सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप ऐसे किसे कहते हैं? महाद्वीप। हाँ, जो 3 तरफ से क्या घिरा हो? पानी से घिरा हो, और एक तरफ है स्थल हो, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। सॉरी, द्वीप। 3 तरफ से प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। हाँ सर, 3 ओर से प्रायद्वीप हो जाएगा। प्रायद्वीप ठीक कही था। बड़े-बड़े भूस्थल भाग। हाँ ठीक है, तो प्रायद्वीप है। ठीक, 3 तरफ से घिरे वाले भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, और चारों तरफ से लगो द्वीप। ठीक है, ठीक। महाद्वीप को बोले तो बड़ा भूभाग को खाली कहा जाता है, जो बहुत बड़ा हो। ना, द्वीप के समूह नहीं कर सकते, वो बड़ा भूभाग को कहेंगे, बहुत से बड़े भूभाग को। बताइएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, वेगनर है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये था कुछ। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीप के तैरने को कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान। हाँ, जैसे स्थान परिवर्तन करना। विस्थापन का मतलब हुआ स्थान परिवर्तन करना, इसी को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। वेगनर द्वारा दिया गया था। वेगनर के अनुसार किस युग में सभी महाद्वीपों में एक महाद्वीप द्रव्यमान के निर्माण से है, जिसे पैंजिया कहा जाता है? जो संपूर्ण पृथ्वी है पहले था, पहला कहलाता था पैंजिया। किस युग में? कार्बेनिफेरस युग में। कार्बेनिफेरस युग में क्या कहा जाता है? संपूर्ण पृथ्वी को पैंजिया क्या कहा जाता था? अब पैंजिए से बना हाँ, सब पैंजिए बाद में सब टूट टूट के अलग हो जाता है। हाँ, और एक होता है पैंथलासा। क्या होता है? पैंथलासा। ना, पैंजिया, हाँ पैंजिया टूटा था तो आपको लॉरेंसिया गोंडवाना में बटा था। हाँ, और पैंथलासा है नामक एक महासागर से घिरा हुआ था क्षेत्र को कहा जाता है। महासागर से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? पैंथलासा। और जब पैंजिया टूटा तो 2 भाग में, पहले शुरुआत में बटा तो 2। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? लॉरेंसिया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। यही जब पैंजिया आगे चल के बहुत सारे धीरे धीरे टूट जाता है। तो उत्तर में जो टूटा था वो किस बल के कारण टूटा था?
गुरुत्व बल और उत्प्लावकता बल के कारण जो है ना उत्तरी भाग टूटा था। जो लेनेशिया बना था किसके कारण? गुरुत्व बल और उत्प्लावक बल के कारण। और जो दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड बना वो किस बल का एग्जाम्पल था? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बना था। ऊपर वाला गुरुत्व बल और उत्प्लावक बल और नीचे आकर्षण बल के कारण। नीचे जो बना गोंडवाना किसके कारण? आकर्षण बल के कारण। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? हिब्रू भाषा के आंसू से। हिब्रू भाषा के आंसू से। पूरे विश्व का कितना परसेंट पर क्षेत्रफल है एशिया का? 30%। जनसंख्या अब तो और बढ़ ही गया होगा, 60%। कितना है? 60% है। नेको में जैसे ना अभी पूरा एक्यूरेट भारत वाला ना भी किया है थी काउंटिंग, खाली एक ना अपना देश अभी थोड़ी ऊपर किया है। पता ना अब जनगणना करवाए कि ना करवाए, कौन जाना हो सकता है। बताइएगा एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? 2 गो नहर है, बताइए। एगो नहर है, एगो सागर है। एगो लाल सागर और एगो स्वेज नहर। ये लाल सागर और किसको अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से। एशिया को अफ्रीका से बीचे बीचे होगा ये वाला में। बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? बताए थे ना कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से बताए थे ना, तो लोग कहते थे कि ना होता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है कौन? बेरिंग जल संधि। कौन? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया महाद्वीप के सबसे प्राचीन स्थल खंड को किस नाम से जानते हैं? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और अंगारा लैंड में कौन आता है? तो रूस और चीन आता है। अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? रूस और चीन। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन आता है? तो भारत, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय तो भारत हो गया गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड के रूस और चीन। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? 3 गो प्रायद्वीप। कितने द्वीप है? 3 गो। कौन कौन? अरब का अरब प्रायद्वीप हो गया, दक्कन का प्रायद्वीप हो गया, एगो हो गया आपका इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब, इंडो चीन और दक्कन का। एशिया की को क्या कहा जाता है? उपनाम बताइएगा। ठीक है, सभ्यता का पालना। मगर मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। कहा कि पहला मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। इसलिए मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका और सभ्यता का पालना एशिया का। सभी धर्मों का आदि भूमि भी कहा जाता है किसको? नया जोड़ ले वो सब, ये सब जो भी पूरा है ना नया जोड़ा हुआ है। सभी धर्मों का आदि भूमि एशिया महादेश को। कहा कि लमसम सारा धर्म आपको मिल जाएगा इसी में। पूरे विश्व में जितने भी धर्म है ना सब मिल जाएगा एशिया महादेश में। हाँ है ना, इजराइल में है ना। तो कहाँ पर है इजराइल? इजराइल आपका तो कहाँ पे है? एशिया में ना है। तो ये वाला एरिया में कहाँ है? यही में ना है। हाँ ऊपरे ईरान के आसपास में थी बड़ा पे है। हाँ बताइएगा कि नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। बताइएगा कि तिब्बत के पठार का विस्तार बताइए, एशिया में कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जो मध्य एशिया में इतना विस्तृत है। हाँ मध्य एशिया में बोल रहा है, पूरा एशिया में नहीं है। खाली बोल रहा है कि मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में आपका 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ तिब्बत का पठार कुछ तिब्बत अथी वाला मरुस्थल नहीं हो। पठार मरुस्थल में अंतर नहीं दिमाग में। ठीक हो मगर यहाँ पे दे रहा है खाली उसी। विश्व का बताइएगा ऊंचा पठार पामीर का पठार कितना मीटर है? 48-75। विश्व का क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। विश्व का
इसी कारण पामीर के पठार को क्या कहते हैं, इसको पामीर के पठार वो कहा जाता है रूफ ऑफ, इंग्लिश में रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। 48-75 इसकी ऊंचाई है। एशिया में सबसे जनसंख्या वाला देश चीन। सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव। जी में क्षेत्रफल में छोटा भी है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में चीन। दुनिया का सबसे जनसंख्या में बोलेगा तो ये चीन, और क्षेत्रफल में भी बड़ा बोलेगा तो चीन एशिया में। मालदीव में वो भी पूछेगा आपका सबसे छोटा देश भी कौन है, तो मालदीव है। हमारी जनसंख्या में सबसे नहीं, मालदीव सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। विश्व में ना वो है, विश्व में सबसे छोटा ना है बेटे सिटी। हाँ, इटली के पास, इटली में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। एशिया के स्थल रुद्ध देश, हाँ ठीक है। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश एशिया का कजाकिस्तान, जबकि दूसरा मंगोलिया स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया देश का बताइएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश लाओस। हजार हाथियों का देश लाओस, और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल देश लाओस। लगता है कि तीसरा हो सकता है, एशिया का हो सकता है, मैं देने नहीं है। बताइएगा लाओस पर किसका अधिकार था, उपनिवेश किसका था, फ्रांसीसियों का। लाओस पर किसका था, फ्रांसीसी को। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, 10th का क्वेश्चन है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। कोलोन क्या कहते हैं, कोलोन। प्रजाति नहीं होता, कोलोन का मतलब होता है बनाना, हो बहु किसी का रूप देना, कोलोन मतलब होता है। इंडो चीन मतलब ये दोनों, भारत और इंडिया दोनों के भागों पर भाग करते हैं। हाँ हाँ, कोलन या कोलोन है, कोलोन नहीं होगा, कोलन होगा, कोलन होगा, कोलन, कोलोन नहीं, कोलन है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी टिकयांग। सबसे एशिया की सबसे लंबी गहरी भाग मृत सागर, गहरा भाग मृत सागर। बताइएगा कि मेरियाना गर्त किस देश के पास है, देश 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 फिलीपींस के पास है। किसके पास है, फिलीपींस के पास है गर्त। कितना लंबा ये गहरा है इसका, मीटर, 11,000। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील, जो धरातल से 1940 और समुद्र तल से 1400 मीटर गहरा है। विश्व का सबसे बड़ी झील, विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी की झील, हम नहीं जोड़ा तो कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक झील, इसी को कहा जाता है कैस्पियन सागर को। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, कहाँ है, रूस में। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, कहाँ है, कनाडा, अमेरिका और कनाडा में है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। रूस के एशियाई भाग को बताइए, साइबेरिया में कौन सा झील पाता है, कौन सा सागर होता है, यही है बैकाल झील और कैस्पियन सागर। यहाँ पे बताइए, इसी क्षेत्र में, साइबेरिया क्षेत्र में 3 नदी है जो मुहाना पर जम जाता है शीत ठंडा प्रदेश में, ठंडे के दिनों में। ओब, एनेसी और लीना, ओब, एनेसी और लीना। जो ठंडे के मौसम में मुहाना क्या होता है, जम। मुहाना का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नदी मिलता है बड़ा नदी में, छोटा नदी जहाँ पे बड़ा नदी पे मिलता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, मुहाना। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग। पैंगोंग कहाँ है, सिक्किम में। पैंगोंग लगा सिक्किम में ना, यही ना लड़ाई वाली है। हाँ लद्दाख में, ठीक। मगर एगो को चीज सिक्किम में कौन झील है, तंग 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 तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। हाँ ठीक है, पैंगोंग झील, ठीक। तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत में स्थित, ठीक है ठीक है, हाँ
ठीक है। पेंगोंग झील विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है? खारे पानी की झील। ये वाह, सिक्किम में कोची तुम पढ़ ले झीले वाला से। चुलामू झील है ना? हाँ तो कोची हुए भी ना, हमारा सबसे ऊंचा झील वही होती लगेगी। देखो तब मैं हाँ हाँ वही तो बोले, खारे पानी की झील है। ठीक है, बताइए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान? मानसीराम। और दूसरा? चेरापूंजी। विश्व में सबसे ऊंची रेलवे लाइन चीन में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? छिंगहाई प्रांत में, छिंगहाई प्रांत में। ये कहाँ से कहाँ जाएगा भाई? तो तिब्बत से के लहासा तक से फैली हुई ये रेलवे लाइन। हाँ 5000 मीटर ऊंचाई पे है। सबसे बड़ा भी चीन में बंद हो गया है। हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तो बना होगा, इधर तो नहीं दिले होगा। 110 किलोमीटर लंबा, 110 पॉइंट समथिंग। अभी तो आया है करंट में, देखे सबसे लंबा पुल है। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी? महाबली गंगा। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? सिद्धारुद्धा रेलवे स्टेशन हुबली। कितना मीटर है? 1507। चोटी 15 के नाम से किसे जाना जाता है? एवरेस्ट को किसे कहते हैं? एवरेस्ट। चोटी 15 के नाम से ना, केटू काराकोरम, केटू का दूसरा नाम है। केटू के 4 भाग है, केटू K1, K2, K3, K4। वो है, वो एवरेस्ट के नहीं है। कौन? माउंट एवरेस्ट। हिमालय के सबसे ऊंची टी एक से कोई बड़का है? एवरेस्ट है? नहीं। गजब तू लोग मर। ओकर 86 गारा है, एक 88 48 है। कैसे ऊंचा कर देबो? तो कौन? मंगल पे लिबर्टीज पर्वत ना। 3 गुना। हाँ। अब आते हैं, बताइएगा माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। वो नदिया है, कोलो लंगमा कहते हैं। कोमो लंगमा, कोमो जो हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है? बर्फ की देवी। ऐसे याद है कि एवरेस्ट कोची से ढका रहता है? बर्फ से, इसलिए क्या कहेंगे? बर्फ की देवी। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा, या पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं इसको। एवरेस्ट पर सबसे पहले किसी ने कौन चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे और कब? हाँ, तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। कब चला था? 1953 में। 1953। प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा ना, तो भारतीय था, नोआम गोम्बू। नोआंग जो पहली बार एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा था, नोआम गोम्बू। 1963 में पहली बार, दूसरा 1965 में। और जो नोआंग गोम्बू कौन था? तेंजिंग नार्गे का भतीजा था। तेंजिंग नार्गे का भतीजा था। तब अपना चाचा के देखा, इसकी पर चल दिया, वो चढ़ गया 2 बार। ना ना तेंजिंग नार्गे बिछिंदी ना ना, वो भारत का है, न्यूजीलैंड का था। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था शायद। ठीक था तेंजिंग नॉर्गे। ये तो कहाँ के तेंजिंग नॉर्गे में देरी ना हो। आते हैं, बताइएगा कि माउंट अमेरिका के पहला व्यक्ति का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। टॉम व्हिटकर। कौन था? टॉम व्हिटकर। नहीं, टॉम व्हिटकर नहीं, वो तो विकलांग था। जिम व्हिटकर है, कुछ है जिम व्हिटेकर। हाँ, जिम व्हिटकर नेपाली है। तेंजिंग नॉर्वे नेपाल का। ठीक है, न्यूजीलैंड और नेपाल। ठीक है, हाँ नेपाली का। ठीक है, ठीक है। हैं वो तो एन्ने के ना है ये, वो पहले का उस समय हुआ। ठीक है, वो नेपाल और न्यूजीलैंड दोनों है। एक नेपाली पर्वतारोही। सुनाओ। तो पहला अमेरिकी जिम व्हिटकर। आप पहला विकलांग बोलेगा तो बोलेंगे टॉम व्हिटकर। हाँ, टॉम व्हिटकर पहला बोलेगा। पहला अमेरिकी का नाम बोलेगा तो जिम व्हिटकर, और पहला विकलांग बोलेगा तो टॉम व्हिटकर। तो विकलांग जो पहले है वो थी ना, कौन? अमेरिकी है। हाँ, वो पहले है। पहला विकलांग जो चढ़े वाला था टॉम व्हिटकर। विकलांग एक टांग से, एक कृत्रिम पैर चढ़ा था।
बताइए कि जुंको तो भाई कब चली थी या कहाँ के थे? जुंको तो भाई हाँ ये जापान के था। 1975 में चली थी। आप इसी के साथ भारतीय महिला कौन चली थी पहली बार एवरेस्ट पर? बिछिंद्री पाल। कब? 1984 में। इंदिरा गांधी मरी थी। बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाली फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के फू दोरजी चढ़ने वाले। कामी रीता शेरपा तो अभी 27 बार हो गया, 28 बार 27 बार हो गया। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पे चढ़ने वाला जॉर्डन रोमेरो। हाँ जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के था और ये कितना में? 13 साल में। आप विश्व में ये हो गया पहली महिला चले वाला भारत की मालवत पूर्णिमा। मालवेत पुरुष में सबसे बड़े के बोलेगा तो रोमेरो और महिला में बोलेगा सबसे कम उम्र में तो मालवेत पूर्णा। मालवेत आंध्र प्रदेश की थी। सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला सफल होने भारतीय पुरुष। महिला तो था मालवेत पूर्णा, पुरुष में राघव जुनेजा स्कूली लॉरेंस नामक स्कूल से चढ़ा था। ये 15 साल में, वो दोनों था 13 साल, आई हो गया 15 साल। हम कृत्रिम टांग से चढ़ा था टॉम विटकर। हीमोफीलिया से रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति जो 2017 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई। यह सिर्फ माउंट विंसन को छोड़कर सभी चोटियों पर चढ़ने पर सफलता पाया था। मतलब माउंट विंसन को छोड़कर बाकी सब पे बड़े बड़े चोटियों पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम जो हीमोफीलिया से व्यक्ति है क्रिस बॉम्बिडियर। हाँ क्रिस बॉम्बिडियर अमेरिका के था। सर्वाधिक मछली वाला एशियाई देश पकड़ने वाला चीन। समाचार पढ़ने वाला एशियाई देश हांगकांग। सर्वाधिक डाकघर वाला एशियाई देश भारत। बताइए प्रशांत महासागर में गिरने वाले एशियाई की प्रमुख नदी? ठीक है वो हांगहो, आमूर, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग, ये सब कुछ है एशियाई देश है जो चीन सब तो सबके चीने वाला है। जाए कहाँ गिरता है? प्रशांत महासागर में। बताइए भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, लेबनान और इजराइल, ये कौन सी है? भूमध्य सागरीय। यहाँ पे कौन सा फल होता है? तो खट्टे फल, जितना भी खट्टा फल। हाँ एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश। सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग रूस वाला ट्रांस साइबेरियन। कहाँ से कहाँ तक जाता है ट्रांस साइबेरियन? लेनिनग्राड, व्लादिवोस्टोक से या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। एशिया के सबसे लंबी रेल सुरंग सिक्कन कहाँ? जापान। कितना किलोमीटर लंबा है? 53.85 किलोमीटर, लगभग 54 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश? उत्पादक में थाईलैंड और निर्यातक में ये जो है मलेशिया और इंडोनेशिया है। इस उत्पादक में थाईलैंड और निर्यातक में आपका है मलेशिया और इंडोनेशिया। तंबाकू, गेहूं, चावल में पहला स्थान चीन का। खजूर में बताइए एशियाई देश में सर्वाधिक कहाँ होता है? इराक। यहाँ पे इराक। शहतूत के पत्ता पर कच्चा रेशम प्राप्त करने वाला पहला विश्व का पहला देश ना जापान। कौन है? जापान। बताइएगा एशिया का वो कौन सा देश है जो टीन में पहला स्थान पे है? टीन है, टीन उत्पादन में। एशिया में कहाँ? मलेशिया। टीन उत्पादन में मलेशिया। बताइएगा उस देश
एशिया में है यहाँ पे, भले विश्व में तो पता नहीं है। हाँ निर्यात, हाँ यह विश्व में प्रथम स्थान पे, ठीक है निर्यात में। हाँ कोयला में चीन, सोना में चीन, आलू में चीन, ये सब नया में चला है, सब यही से गाड़ी। प्राचीनों काल में जगह से ना मंगवावल रही थी ना, जगह था हाँ नहीं से सकते। ईरान उरान से बनावल जाए, लेकिन शीशा टीन सब तो यहीं पे। चीन से कुछ ना भाई, चीन के चर्चे नहीं इसमें, अथी वाला में, पूरा अथी वाला में। मलेशिया के हाँ था। मलेशिया में नहीं था। हाँ मेसोपोटामिया की चर्चा है। मलेशिया में उस बताइएगा खान का नाम बताइए जो टीन के लिए फेमस है। इपो, इपो है जो किस घाटी में है? किंता केलांग घाटी में स्थित है। तो किंता केलांग घाटी किस देश में? मलेशिया में। किंता केलांग घाटी एशिया का सबसे गर्म स्थान तीरथ जूबी इजराइल में। तीरथ जूबी इजराइल में। एशिया का सबसे गर्म स्थान नया है, नया का जो है। हाँ जैकोबाबाद था वो। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश सिनकोना ना, इंडोनेशिया। सिनकोना एगो अथी पेड़ का पौधा अच्छा है, मलेरिया के पर सिनकोना के पेड़ के से सिनकोना आदि पाया था, कुनैन का तेल प्राप्त करके बनाया जाता था। जलयान वाला हो गया। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर। योडो नदी किस देश में बहती है? जापान। कहाँ पे? किस देश के अंगोरा जाति की बकरियां विश्व के लिए प्रसिद्ध है? तुर्की। कहाँ के? तुर्की। अंगोरा ऊन होता है, मगर अंगोरा तो खरगोश से प्राप्त होता है ना। हाँ ये अंगोरा जाति की बकरियां हैं, वो अंगोरा ऊन है जो ना खरगोश से प्राप्त किया जाता है। लद्दाख में कुछ बकरियां पाया जाता है जिसका अंगोरा जात मतलब बकरियां पश्मीना। जापान के नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? क्यूस। क्यूस नागासाकी क्यूस। और हिरोशिमा को है होन्सु ना। टोक्यो जो है टोक्यो होन्सु द्वीप पर है। टोक्यो का जो यहाँ पे कोची है क्यूस ना, देखिए तो टोक्यो में लगता है कि होन्सु द्वीप पर होगा। होकोडू है ऊपर से। ये कहाँ है? हिरोशिमा। नागासाकी तो क्यूस देते ही। नागासाकी क्यूस। क्यूसु। हिरोशिमा होन्सु है टोक्यो। टोक्यो होन्सु पे है। हिरोशिमा नेपाल। जापान। सबसे ज्यादा अथी यही ना है होन्सु द्वीप उसका, जापान का सबसे। हाँ बड़ा है, सबसे बड़ा है। देखा था अब वो देखा था कि हिरोशिमा किस द्वीप पे है? होन्सु टोक्यो। तो नागासाकी क्यूस, टोक्यो हो गया होन्सु, टोक्यो हो गया होन्सु। चाय का एक उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे, क्या कहते हैं? चा न्यू यू। चा न्यू यू है ना। हाँ नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। विश्व में सिंचाई का नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। नदियों का देश बांग्लादेश। कौन सा जो है सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है? कौन सा देश? म्यांमार। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? ठीक है ना 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 लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस ऐसे याद है कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत। कल हम लोग करा जाएगा यूरोप महादेश। यूरोप, पाकिस्तान, अफीम के लिए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाँ हाँ
पाकिस्तान आवा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। हाँ पाकिस्तान का। ये अथी अफीम वाला ना, अफीम वाला ठीक है। एकरा गोल्डन ट्रेन वाला, ओकरा गोल्डन क्रिस्टल कर कुछ को तो कहल रहे, ध्यान में नहीं थोड़ा कुछ था पॉलिटी में। राष्ट्रपति पूरा राष्ट्रपति पकानी का कोको दुयो दसम। हाँ? ये सब ट्रिक है जो और बना हुआ है इसमें। याद ना याद है, पकड़ा जाए के। ठीक है गौरव सर, ये बनाता सटीक लगता है। जैसे वो कनाडा में झिलवा हुआ तो होम से याद कर ला हुआ, और वो बताएंगे ना गौरव सर, तो बीच में पकड़ा जाएगा। बीच में कौन झील है बताइए? बीच में है आपका, में तक गलती हो जाता है। बीच में ना पूछा है, पश्चिम बताओ लड़ा तो उसमें गलती हो जाता है। हाँ वो लाइन से है, लाइन से बताता है बढ़िया से बताए। सुपर मिशन ई एंटी एकदम बढ़िया से बताए, पूर्व से पश्चिम दर्शाइए या बीच दर्शाइए। कुछ बोला कुछ सुपर मिशन ई एंटी, ई से होगा ईरी, एंटी से होगा ओंटारियो, और सुपर से सुपीरियर, मी से होगा मिशिगन। राष्ट्रपति बताइएगा। राष्ट्रपति पद की चर्चा किस अनुच्छेद में? 52। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गया 53। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा 54। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए योग्यता 58। मतलब क्या है योग्यता? 35 होना चाहिए, भारत 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होना चाहिए। भारत का वो तो बाद में बोल लगे। भारत भारत हाँ दोनों 50 गो अनुमोदक और 50 गो प्रस्तावक राष्ट्रपति में, 20 गो अनुमोदक और 20 गो प्रस्तावक उपराष्ट्रपति। 20 गो होना चाहिए, एग्जाम 25 में बोले थे 20 गो है। अच्छा आगे जाएगा ना 20 गो है, इनमें नहीं दिले सब, तो प्रस्तावक पर चर्चा नहीं दिले। भारत का नागरिक है आपका होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित योग्य होना चाहिए, और चुनाव के समय लाभ के पद पर धारण। 54 हो गया। बताइएगा प्रस्तावक हो गया, अनुमोदक हो गया 50-50 गो। बताइएगा कि नवीनतम अनुसार कौन सा विधानसभा को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है? ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेगा? इसमें वोट देगा। एक राष्ट्रपति क्या करेगा? जितनी बचा है उतना बन सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पद ग्रहण के तिथि के 5 वर्ष की अवधि तक वह धारण पद पर रहेगा? 56 कौन में है? 56। राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से होगी? 77 के 1, 77 के, इसमें चर्चा नहीं उस सब के बारे में, वो मैं दूसरे खाली राष्ट्रपति से मतलब है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से होगी किस अनुच्छेद में? 1, 77 के 1। और 77 के 3 में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण करने के लिए मंत्री तथा उक्त कार्य को आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब अपने पास नहीं, उसको बंटवारा कर देगा कि आसानी से सब लोग उसको कर सके। यह 77 के 3 में। राष्ट्रपति क्रम याद है? 2-3 राजेंद्र प्रसाद, राधा जा विफनज्ञ, राधा जा विफनज्ञ, आर शंकर, के कलाम, पाटिल, प्रणव पाटिल,
पाटे पढ़ना पहले कौन बने थे? हाँ, प्रणव पहले ना, प्रणव मुखर्जी प्रणव पाटिल, प्रणव पहले बने, पाटिल तब ना, पाटिल प्रणव पहले महिला बनी हुई है, पहले उसके बाद प्रणव, पाटिल प्रणव, और उसके बाद इधर रामनाथ कोविंद। रा से हो गया राधा, राजेंद्र प्रसाद, ध से राधा से हो गया राधा कृष्णन, राधा जा से हो गया जाकिर हुसैन, राधा जा, वी से बीबी गिरी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, राधा जा वी फ न से नीलम संजीव रेड्डी, वी फ न ज्ञा से हो गया ज्ञानी जैन सिंह, उसके बाद आर के नारायण, आर शंकर दयाल शर्मा, आर शंकर, एगो अब्दुल कलाम बता तो राधा जा विफनज्ञ, आर शंकर के आर नारायण हो गया, कलाम हो गया APJ अब्दुल कलाम। राधा जा विफनज्ञ, आर शंकर के कलाम, प्रतिभा पाटिल प्रणव, उसके बाद रामनाथ को भी द्रौपदी मुर्मू याद रखिए। कौन याद है लाइन से? द्रौपदी मुर्मू परमहवा है, 14वां में तो दो थे, रामनाथ को भी उपराष्ट्रपति में 14वां है, और प्रधानमंत्री है कौन? हाँ, राधा कृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति, लगातार 2 बार राष्ट्रपति न, खाली राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद खाली केवल जो है ना राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति नहीं बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16वां है, कौन ना 15वां की राष्ट्रपति, वो अति के अनुसार व्यक्तिगत में हो जाएगा 16वां, और क्रम के अनुसार हो जाएगा 15वां। चला बताते हैं पहले पेजवा में, अब पहला पेजवा ना अथिया वाला में ओकर दूसरका में आओ देखा ना। बताइएगा राष्ट्रपति में कि कौन अति बने थे कार्यवाहक, कितने? 3 गो। कौन? एगो जत्ती, पहले बने थे बीबी गिरी, दूसरा हिदायतुल्लाह, और तीसरा बिड्डी जत्ती। महाभियोग 61 कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक है। क्या है? अर्ध न्यायिक है। हम तो ऐसा कुछ नहीं, एक बार सेट में 2-3 बार मारे हैं तो हम अर्ध न्यायिक के, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिए हैं। और नहीं देता ऐसे सर्च करना, हम लोग तो जानी थी। बताइएगा कि संविधान के उल्लंघन के पहले कितना दिन पहले सूचना देना है? 14 दिन। अगर संसद के उस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए कितना सदस्यों के पारित होना चाहिए? 2/3 मान 2/3 होना चाहिए। पहले जैसे पहली बार जो है ना प्रस्ताव लावेला जो है 1/4, अब पास करना जैसे मान ली हम लोकसभा लाना है तो 1/4 लाना है, और उसमें अगर पास करवाना है अगला भेजना अगले में तो 2/3। अगर दूसरा भी अगर पास कर देता है 2/3 बहुमत से तो समझेगा महाभियोग लग जाएगा उस पर। के महीना के अंदर भर देना है रिक्ति को? 6 महीना के। राष्ट्रपति की रिक्त पदावधि की समाप्ति पहले से हुई तो निर्वाचन पदावधि समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? 62 के पहला के अनुसार जो है पहले ही उसको क्या किया जाएगा? निर्वाचन। मान ली कि 5 वर्ष था, वो 4 वर्ष में मर गए, इस्तीफा दे दिए चाहे कुछ, तो पहले ही करवा लिया जाएगा। कैसे? तो 62 के 1 के अनुसार। आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? माने अचानक राष्ट्रपति के तबीयत खराब है, वेंटिलेटर पे है, किसी और देश पे चले गए तो उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 70। किस अनुच्छेद के तहत है? इसीलिए बनाया गया था उत्तराधिकार अधिनियम। कब बनाया गया था? नासा की स्थापना, नासा नहीं, इसरो की स्थापना 1969। तो उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1969 में।
यदि राष्ट्रपति इसके भी नहीं रहे तो कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो उसमें से एगो न्यायाधीश जो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब उसमें भी नहीं होगा तो उसके पैनल द्वारा तैयार किया गया कोई एक व्यक्ति मेंबर का नाम। राष्ट्रपति के अति करने के लिए, सेवा करने के लिए के गो मेंबर? 5 गो। के गो? 5 गो। वेतन कितना? 5 लाख 5 लाख। पेंशन कितना? 8 लाख 1.5 लाख। आ 60,000 अलग खर्चा ला, फोन के, नहाय धोए ला, साबुन ला, सरफ ला। हाँ, पेंशन 1.5 लाख प्रति मंथ। पुरनका में पुरनके जैसा दे ले। कितना? तो 6 लाख हो गए तो सालाना दिले तो जो ना था कितना देते? 12 5 60 50,000 हो गए। अब नैका में बदले तो पहले तो अथियो कम होली ना, पहले 1.5 लाख अथी है। अब हाँ तो कुछ पहले लेना है। चलिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करेगा? सब मंत्री परिषद के, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भाषा आयोग के सदस्यों का, पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का राष्ट्रपति। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट करने वाले आयोग के सदस्यों का राष्ट्रपति। भारत के दूसरे में राजदूत होता है उसका पूछता है इनमें से किसका कर सकता है, किसका नहीं कर सकता। हम गलती मार दी है, वायुसेना अध्यक्ष मार के आ गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष। विधायी शक्ति बताइएगा राष्ट्रपति के पास है, कौची है? विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है? पूछ लेता है। पहली बात, संसद को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और भंग करेगा। बुलाना, खत्म करना, लोकसभा को खत्म करना। अब है तीसरा में, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र का क्या करेगा? अभिभाषण करेगा। प्रारंभ में प्रत्येक सत्र क्या करेगा? अभिभाषण करे, माने बोलने का नहीं। पहले बार जब गठन होता है तो पहली बार जाकर बोलते हैं अपने, तो अभिभाषण है। चौथा है ना, संयुक्त कहाँ? उसको ऐसी वो अभिभाषण होता है। हाँ, वो अभिभाषण होता है। संयुक्त अधिवेशन तो बुलाया जाता है जब दोनों के बीच में मतभेद हो, लोकसभा या लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा ना खाली वो प्रस्ताव होता है, खाली वो अभिभाषण होता है जो तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा। अभिभाषण तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा। बोलेंगे जो बुलाएंगे, अब बुला के उन लोगों में पता चले कि क्या कारण से तो दोनों मतभेद है, वो दूर कीजिए जल्दी। हाँ, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या बनता है? कानून। ये सब कानून बनता है। तो ये सब कौन सा है नियम? ऐसे कौन सा शक्ति है? तो विधायक शक्ति है। अलावा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन, धन विधेयक, संचित निधि में व्यय, फिर राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य समागम, फिर किसी 2 सदनों में कोई असहमति हो गया हो उसको सुलझाने के लिए दोनों को संयुक्त विधान बुलाया जाएगा 108 के अनुच्छेद के तहत। इस सारा का सारा शक्ति कौन सा? विधायी शक्ति। याद रखिएगा दिमाग में कि विधायी शक्ति पूछता है। मनोनयन करने का अधिकार तो हो गया, अब तो खत्म कर दिया 31 और 33 331 और 333 खत्म हो गया। व्यापार समागम के 304 था। हाँ ठीक है। राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य और समागम जो व्यापार होता है 304 अनुच्छेद के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 304। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत? 80। क्या कि राज्यसभा की चर्चा किस में है? तो 80 के 3 में है, कुछ में है 80 के 3 में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 और राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति 213। एक को उठा के डालना बीच में। सैनिक शक्ति तो जानते हो कि तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च। राजनीतिक शक्ति क्या होता है भाई? और 2 देशों के बीच में जो भी संधि समझौता होगा राष्ट्रपति के नाम से। विदेश में राजदूत का नियुक्ति होगा, राष्ट्रपति करेगा।
विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति कौन करेगा अनुमोदन? पहले राष्ट्रपति। अनुमोदन नहीं करेगा तो उसको नहीं कर सकता यहाँ पे। क्षमादान तो जानते हो, क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत? 72 मान 72। कोची कोची कर सकता है? तो क्षमा कर सकता है, विलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। अब इस सब याद रखिए, क्षमा में दंड में बंदीकरण दोनों हटा दे सकता है। क्षमा में क्या होगा? दंड और बंदीकरण, मतलब जेल में बंद है या दंड मिला हुआ कोई, चाहे फांसी की सजा हो या कुछ और हो, सब खत्म। दूसरा है लघुकरण में क्या करेगा? दंड के स्वरूप को बदलकर दूसरा में कर देगा, कम कर देगा। दंड को क्या कर देगा? बदल। जैसे मृत्यु दंड को लघु कठोर दंड में दे दिया जाएगा, आजीवन कारावास में। फिर उसके बाद है परिहार दंड में प्रकृति में परिवर्तन बिना किए उसकी अवधि कम कर देना। 2 साल है उसको 1 साल कर देगा, 5 साल है तो 2 साल कर देगा। तो उसमें प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसमें? परिहार में। अब राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति कितना? 3 गो, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात 360। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय के को कुछ मांगता है? परामर्श। अध्यादेश अलग है, परामर्श अलग है। परामर्श मांगना है, मैं कोई कुछ काम पे है हमारा समझ में नहीं आ रहा तो उसमें हम परामर्श मांग सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 143। न्यायिक पुनरावलोकन है किस में? 137। न्यायिक पुनरावलोकन 137। मान ली कोई जजमेंट सुना दिया और सुनाने के बाद लगा कि नहीं इसमें क्या है, फिर से रिव्यू कर सकते हैं, रीओपन। 137। मगर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अधिकार किस देश से लिया गया संविधान से? बताए थे कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। बाकी सर्वोच्च न्यायालय कुछ पूछेगा तो कहाँ से? अमेरिका। मगर परामर्श वाला पूछेगा तो कनाडा से। बिट्टो कैसा शब्द है भाई? इसे नहीं, भाषा में बताने किस शब्द कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? जिसका अर्थ होता है रोकना। इसका अर्थ होता है रोकना। कितने प्रकार के बिट्टो प्राप्त है राष्ट्रपति को? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। मतलब बड़का बता देते हैं। अत्यांतिक बिट्टो, निलंबकारी बिट्टो और जेबी बिट्टो। तो जेबी बिट्टो का प्रयोग करने वाला राष्ट्रपति ज्ञानी जैसी। कब? 1986। मतलब 1800 में आज़ादी नहीं था। 1986। किस कानून के लिए? डाक विभाग की व्यवस्था के लिए। हाँ। निलंबकारी क्या होता है भाई? तो राष्ट्रपति इस बिट्टो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद को पुनः विचार के लिए हेतु लौटाता है। तो उस समय कौन बिट्टो का प्रयोग करता है? तो निलंबकारी। जैसे आया हमारे पास, आप पुनः विचार के लौटा दिए, तो किस बिट्टो के तहत? निलंबकारी के तहत। एक है अत्यांतिक बिट्टो। इसका प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति इस शक्ति से जिसमें वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। किसके तहत? अत्यांतिक। कोई आया, मन नहीं है भेजे के, हम अपने पास रख लेना, सिग्नेचर करेंगे। तो कौन सा बिट्टी का प्रयोग किया? अत्यांतिक। हाँ। और निलंबकारी क्या था भाई? पुनः विचार के लिए भेज दिया और पॉकेट में रख ले रह गया, तो पॉकेट बिट्टो। जैसे अत्यांतिक भी रख लिया, मगर इसमें कुछ और भी है। जैसे आगे सुनने को कर रहा है, अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसमें देखते हैं बिट्टो में, जेबी बिट्टो में। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय के लिए सीमा का अभाव होने के कारण, सीमा होता है ना कि 14 दिन में क्या करना है? भेज देना। राष्ट्रपति जेबी बिट्टो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 में केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देना है। जब जेबी बिट्टो शक्ति का प्रयोग उदाहरण 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्काल राष्ट्रपति ज्ञानी जैसी ने निर्णय नहीं लिया, कोई निर्णय, और 3 वर्ष के बाद 1989 में अगले राष्ट्रपति ने इसको क्या किया? समाप्त किया। वेंकट रमन। कौन कर दिए थे? वेंकट रमन। ये तो दोनों में तो सेम है खाली, मतलब इसमें समय नहीं रहने के कारण नहीं रख लेता। अब उसको अपन मन से रखेंगे।
चलिए कल हम लोग का रहेगा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति इतनी सुनते हो, इतनी सुनने में है ही है, तो कुछ कर लो। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यही में नहीं भी हो सब हो, बार बार याद आता है लुसेंटो वाला, बड़का लुसेंटो के नहीं हूँ, बहुत जोड़ लिया था उसमें था ना। हाँ इसी में चल रहा है, बताइएगा उसमें स्टार्ट है ना। एक BTHU बराबर फार्मूला, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। गुड मॉर्निंग सर, पर्स दे रहे हैं, अगर होगा तो निकाल लीजिए। चलो ना खिसियाल गए। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है? 452 ना, 252 कैलोरी। एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 या 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 से भाग दे दीजिए, 4186 नहीं तो 4200। तापमान का निर्माण किसने किया था? तापमापी का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। तापमापी का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो। थर्मामीटर अलग है, इंग्लिश में उसी को कहते हैं सर, थर्मामीटर। थर्मामीटर तो फारेनहाइट ना सर पहले था वो, अब पुरानका में था। फारेनहाइट पैमाना के खोज किया था फारेनहाइट। सेल्सियस पैमाना का सेल्सियस, हाँ गैलीलियो। सेल्सियस के सेल्सियस है, फारेनहाइट के पैमाना के फारेनहाइट है, रोमर के रोमे है, केल्विन के केल्विन है। मैग्नेट का मैग्नस। अब बताइएगा 4 पैमाना है तापमान मापने की इकाई के, चारों का नाम बताइए। बता है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट है और र्यूमर। तो बताइए संबंध बताइए उसमें। संबंध बता है, हाँ बता रहे हैं। C माइनस 0 बटा बोलो बोलो 100 माइनस सेल्सियस है बराबर 373। 100 माइनस 100 माइनस सेल्सियस वही घटेगा ना, 0 बट्टा में 100 बोल रहा है वो, एक के साथ बोल रहा है। हाँ तो 100 माइनस सिलेबस होगा हो। सबसे बड़ी तू लिख के बोला का दिक्कत है। C माइनस 0 किया ना, 100 माइनस 0 वाला नीचे वाला, बाकी ज्यादा लाइन का माइनस अथी जमने वाला 373 के विदाई हो जाता है, फिर माइनस 273 हो जाता है। नहीं याद है। C बटा 100 K माइनस 273 बटा को हो जाता है ना। हाँ वो आता आपका ई में 180 फॉरेनहाइट में होता है। C बटा 100 K माइनस 72 बटा 100 F माइनस 32 बटा 180 R माइनस 0 बटा 80। 0/80 सब बता के देवल है। हाँ सब इक्वल है। अगर सबके पेजिंग पॉइंट था ये जो स्टार्टिंग में देता है ना, ओकर R 452 और 662 होता है। हाँ हाँ तो R माइनस 0 होता है, वो जैसे पांचवा एक वाव है काई, तो वो 5वां इकाई में ना बदले होता है। परम शून्य ताप का मान कितना डिग्री सेल्सियस? -273.15 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाना में से कितना लिखते हैं? केल्विन में 0 केल्विन ना, 0 केल्विन। केल्विन पैमाना में क्या लिखेंगे? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन बराबर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 वो तो केल्विन में चल जाता है। फिर ऊपर पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? -39। अल्कोहल -115। मानव शरीर का तापमान बताइएगा फारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। 23 से 25 डिग्री होता है। 98.6 ना, 98 फॉरेनहाइट ठीक है। 310 केल्विन। केल्विन में 310, फारेनहाइट में 98.6 और डिग्री सेल्सियस में 37। अब वो आपका रेंज पूछेगा ना कि थर्मामीटर का रेंज कब है, तो 35 से 43। 35 से 43 125 कुछ है। वो आपका आर्द्रता आयु तो बताइए। तो 23 से 25 से शरीर के मानव शरीर के थी है 23-25 मानव शरीर से कुछ पढ़ रहे हैं। मानव शरीर में आर्द्रता नहीं है। वो 23 से 25 से आपका कुछ है, टेम्परेचर है, मानव शरीर अनुकूल वातावरण करने के लिए 23 टेम्परेचर। हाँ मानव के लिए और 60 से 65 आपका आर्द्रता है। हवा में है 0.5
0.0125 से लेकर 0.4 समथिंग में है, वो हवा की गति होना चाहिए। दशमलव नहीं है, वो कोई दशमलव में है सर। दोनों में दशमलव है सर। अच्छा देले है, दिले ई में नहीं दिले है, हमारे याद है कि दोनों दशमलव में ही है। देले है। हवा की गति हम लोग के लिए चाहिए नॉर्मल अनुकूल के लिए। गैस तापमापी में बताइएगा कितना टेम्परेचर? 500 ना। 500। कौन सा गैस का इस्तेमाल करेंगे तो 500? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन करेंगे तो 1500 हो जाएगा। हाइड्रोजन के स्थान पर अगर हम नाइट्रोजन का डाल देंगे तो 1500। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी कहाँ से कहाँ तक? 200 से 1200 -200 से 1200 प्लेटिनम में। ताप युग्म तापमापी बोलेगा तब -200 डिग्री सेल्सियस से 1600। अब पूर्ण विकिरण तापमापी बोलिएगा तब ही हो जाएगा 800 से ऊपर। पहला कुछ गैस तापमापी हाइड्रोजन लेंगे तो 500, हाइड्रोजन को बदल के नाइट्रोजन डाल देंगे तो हो जाएगा 1500। फिर पूर्ण विकिरण तापमापी -200 से 1500 1200 -200 से प्लेटिनम बोलेगा तो -200 से 1200। फिर तापमापी एगो है ताप युग्म तापमापी -200 से 1600। और पूर्ण विकिरण बोल देगा तो 800 से ऊपर में है, नीचे वाला कोई अति नहीं है। क्लिनिक थर्मामीटर का आविष्कार जो हम लोग बुखार मापते हैं ना, उसका कौन किया था? ना, वो फारेनहाइट परमाणु की खोज किया था खाली। यह थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं, उस थर्मामीटर का पहले बार किसने बनाया था? तो क्लिनिक से याद रखिए क्लिफोर्ड एबर्ट। क्लिनिक से होता है, क्लिनिक में जो थर्मामीटर होता है उसका उपयोग किसने किया था? क्लिफोर्ड एबर्ट। 35 डिग्री सेल्सियस में 42 दी था भाई, हमें 35 से 43 एकदम देख ले हैं। तो इसका जो हम लोग लेते हैं थर्मामीटर, उसका कितना से कितना डिग्री सेल्सियस में? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस मान के माप सकता है। बर्फ का बताइएगा विशिष्ट उष्माधारिता? विशिष्ट उष्माधारिता 2100 और जल का 4200। वही एक बोलिए, हाफ बोल दीजिए, एक वही बात है। विशिष्ट उष्माधारिता का ऐसा मात्रक? जूल पर केल्विन के लिए विशिष्ट उष्माधारिता केल्विन। जूल पर केल्विन पर जूल। आराम से, तो यही आदत बड़ा थे भर वाला। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। हाँ। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग? कैलोरी उष्मा का हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट उष्मा बोलते हैं इसको। सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसका होता है? तो पानी का। उष्मीय प्रसार कितने प्रकार के मिल ना? वो 3 होता है। रखिए ठीक है था। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। उष्मा संचालन की कितनी विधियां? 3। कौन कौन? चालन, संवहन और विकिरण। चालन में उष्मा बताइएगा कैसे पहुंचता है? कण के द्वारा। किसके द्वारा? चालन में कण के द्वारा। नहीं, कण के बिना परिवर्तन किए पहुंचता है। कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचता है। हाँ, वही स्थानांतरण के बिना। ठोस में उष्मा का संचालन चालन के द्वारा। ठोस में उष्मा का चालन चालन विधि द्वारा। ठोस में उष्मा का संचरण क्योंकि ठोस में सब तो कण आपस में इसी तरह जुटल रहता है, तो बदलाव तो होबे नहीं किया कण के, उसी को स्थानांतरण का बिना किए पहुंच जाता है। जैसे लोहा के रॉड को गर्म करते हैं, एक सिरा को तो दूसरा गिरा अपने आप गर्म हो जाता है। इसमें बताइएगा उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है किसमें? संवहन। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आता है तो कण बाई कण को बढ़ते क्रम में आते रहता है, इसे बोलते हैं संवहन। गैसों और द्रवों में का बताइए कौन सा आता है? संवहन विधि द्वारा। गैस और द्रव गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सबसे तेज उष्मा की हानि किसमें होती है? संवहन में। सबसे तेज उष्मा की हानि मगर सबसे पहले पहुंचता है कौन? तब वो बोलेगा विकिरण। माने तेज गति से चलने वाला तो विकिरण, और सबसे ज्यादा उष्मा की हानि करे वाला संवहन।
बिना कण के माध्यम से पहुंचे वाला चालन। माने बिना स्थानांतरण के कण के पहुंचे वाला चालन, और कण के स्थानांतरण के द्वारा पहुंचे वाला संवहन। लिख ले हैं कि इस विधि में उष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है संवहन में। शीतलन बताइएगा। सर एक बार बताएं थे प्रकृति कौन है सूर्य वाला विकिरण, तो उसमें कण नहीं ना यूज होता है? कण के सूर्य के प्रकाश के कण का उपयोग कर रहा है ना गर्म वाला, मतलब कि माध्यम का यूज नहीं करता है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम के मतलब नहीं है, मगर वो दूसरा कण के माध्यम से पहुंच रहा है। तो कौन माध्यम हुआ ना? इसे नहीं पे आएगा तो पहुंच जाएगा। कण वाला वो नहीं देता है, संवहन होगा वो। सॉरी संवहन में बोल रहे हैं, विकिरण में नहीं है। विकिरण में तो कुछ मतलब है नहीं, उससे कोई माध्यम से नहीं मतलब है। हाँ ठीक है। बिना हवा रहेगा रहे या चलना रहे शब्द में आ जाएगा। क्वांटम बताइए, क्वांटम बराबर फार्मूला बताइए। क्वांटम बराबर एच बराबर भी कुछ होता है। ई बराबर एच भी, ई बराबर, अब बताइए यहाँ पे एच का मान क्या होता है? एच का मान होता है बता रहे हैं 6.625 कुछ होता है। ठीक है, 10 के पावर माइनस 34 ठीक है। 6.624 गुने 10 के पावर माइनस जूल सेकेंड। 6.624 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। न्यूटन का शीतलन नियम किसे कहते हैं? समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु उस चारों ओर माध्यम में तापमात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उससे ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे उसकी दर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। किरचॉफ लॉ, ई बराबर टी का पावर 4 होता है पर किस वो तो स्टीफेंसन का नहीं होता। किरचॉफ लॉ होता है कि जो कितना अच्छा उत्सर्जक है। हाँ, जो अच्छा अवशोषक है उतना ही उत्सर्जक होगा अच्छा। जो जितना शोषेगा उतना ही वो बाहर निकालेगा। कौन सा नियम? किरचॉफ लॉ। और स्टीफेंस का नाम कौन कहता है? फार्मूला ई वेरिजेज टी के पावर 4। हाँ वही समानुपाती, ई समानुपाती टी के पावर 4 ना, डायरेक्ट है। ई सिग्मा के पावर ई सिग्मा नहीं होता, समानुपाती होता है। अनुपाती में 1/t के पावर 4 ना। समानुपाती हटाइएगा तो सिग्मा कहाँ आएगा। 1/t दिले हैं? सिग्मा ना दिले हैं। दिले ई वेरी ई लिख के ऐसे दिले थी, समानुपाती नहीं होता, 1/t के पावर 4 है कि डायरेक्ट है? डायरेक्ट है। तो ई समानुपाती हो गया, वो वैद्युत अनुपाती होता है, अनुपाती हो जाता है वो। बताइएगा कि तीनों त्रिक बिंदु पर पाए जाने वाला जल गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक जो ठोस से द्रव में बदल जाए, हिमांक। वही जो ठोस से द्रव में बदल द्रव को ठोस में बदल जाए, द्रव से ठोस में बदल जाए। गलनांक का मतलब है कि ठोस से द्रव हो जाना। हम पहला गलनांक बोले थे तो ठोस से द्रव, दूसरा हिमांक है तो हिमांक तो बोले ना कि द्रव से ठोस। गलनांक और हिमांक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं क्योंकि जीरो पे ही जमता है और जीरो से ही क्या हो जाता है? पिघलना स्टार्ट हो जाता है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह वैसा पॉइंट द्रव से वाष्प में बदल जाए, द्रव से वाष्प, मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट में ले तो वाष्प बनेगा नहीं, तो वैसी अवस्था जहाँ से क्या बनना स्टार्ट हो जाए? वाष्प। उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्वथनांक। संघनन, संघनन की द्रव से गैस से द्रव, वाष्प से, गैस से नहीं, गैस अलग होता है वाष्प अलग होता है। वाष्प से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्वथनन और एवं संघनन का ताप समान होता है। वहाँ हिमांक और कुछ ही था, हिमांक और गलनांक बराबर था, यहाँ क्वथनांक और संघनन क्या होता है? समान होता है। कहा कि संघनन कब होगा? जब वाष्प बनना होगा, तो वाष्प कई बार होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस से पार किया होगा। और क्वथनांक का मतलब ये होता है 100 डिग्री पर, तो ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा और दाब घटाने पर घट जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना बढ़ने के कारण दाब बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। ताप है, ताप 125 है, 125 डिग्री सेल्सियस।
अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक घटता है, बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाएंगे तो बढ़ा देंगे। ज्यादा जाके खोलेगा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कैलोरी बर्फ के लिए ठीक है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी। वाष्पीकरण तो जानते हो। रेफ्रिजरेटर बताइए किस 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 धातु का बना एक कुंडलित द्रव में फ्रीऑन भरा रहता है? तांबा। तांबा। तांबा का एक बना रहता है वो जो गोल का पेटिया जैसा, वो किसी का बना रहता है? तांबा का। वहीं से वाष्पीकृत और ठंडक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता वाला तो जानते हो किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। टेम्परेचर कितना चाहिए वातानुकूलित के लिए, एयर कंडीशनर के लिए? 23 से 25 डिग्री से। आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65। ला ये में तो बदल दिले इमें ना वो नहीं अथी वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट। अच्छा उस सेकंड में दिला था, ठीक है तब है नहीं सर उमें अभी उमें है ना उमें सेकंड में दिला पॉइंटे में दोनों है वो उमें ऐसे स्पेशल वाला में। उष्मा गति के क्या को नियम? इमें दो गो का ना मैं तो दिले होगा उष्मा गति के प्रथम नियम और दूसरा नियम तो मैं दिले नहीं। दूसरा नियम देखो तो पूछो मैं दुयो देता हूँ उष्मा गति के प्रथम और दूसरा नियम। प्रथम में क्या कहता है देखिए ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। उष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण और उष्मा गति का दूसरा नियम उष्मा को प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता है। यह करता है द्वितीय नियम उष्मा के नियम को प्रवाहित होने की दशा को बताता है। पहला ऊर्जा बताता है, दूसरा उष्मा। पहला ऊर्जा को बताएगा, दूसरा उष्मा गति के नियम। पहला ऊर्जा को बताएगा, दूसरा उष्मा को। दोनों नियम को पूछा नियम प्रथम के नियम को उष्मा गति का पहला नियम कहते हैं। चलिए नियम के दो कथन है, पहला केल्विन के कथन के अनुसार, दूसरा उष्मा के अनुसार। दले है ये नहीं है। चलिए कल हम लोग को प्रकाश पढ़ना है। प्रकाश कहाँ तक कर दें? दो भाग में करे पड़ेगा, 12 चैप्टर है। प्रकाश अपवर्तन तक या अपवर्तन के नियम तक है। उष्मा गति के 3 नियम है। तो तीनों के बताइए उष्मा गति के नियम के तीनों के का थी कौन बोलते हैं? परिभाषा या विशेषता। हाँ सुनवा के नियम हम पढ़े हैं, हमें याद है। हाँ केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में कहा था विलियन ना। चलिए विलियन किसे कहते हैं? बुलाने की क्षमता होता है, इसको विलियन कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी का मतलब पूरी तरह से मिल जाए, कण नहीं दिखना चाहिए एक दूसरे का। अब बताइएगा विलियन की कणों की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर 3 से 7 10 के पावर माइनस 7 से कम। विलियन में कणों की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 7 से कम। क्या इस दिखा जा सकता है? नहीं। अस्थाई पारदर्शी होता है क्या? पारदर्शी। पारदर्शी। विलीन क्या होता है? पारदर्शी। विलीन क्या होगा? पारदर्शी। विलय और विलायक जो जानते हो, विलय मतलब घुले वाला, विलायक मतलब घुलाए वाला। पानी इसमें क्या होता है? डायलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होता है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक गुणांक सबसे सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? जल को। कारण क्या है? तो सबको गुलाने की क्षमता, मगर इंग्लिश पूछता है डाइलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होता है। अब आते हैं विलियन के प्रकार। ऐसे 9 प्रकार के यहाँ दिया हुआ है, बताइएगा। ठोस में ठोस का विलियन का एग्जाम्पल, सीधा सीधा मिश्र धातु जितना भी है उसमें है, ठोस में ठोस का। अब है
ठोस में द्रव का, में दिले थैलियम में पारा का विलयन, थैलियम में पूछिए ठोस में द्रव का। बताइएगा ठोस में गैस का विलयन, ऊर्ध्वपातन याद रखिए, ऊर्ध्वपातन या सीधे ठोस से कुछ ही बदल जाता है गैस में, तो ठोस में गैस का ऊर्ध्वपातन, माने ऊर्ध्वपातन में जो आ जाएगा उस सब आ जाएगा ठोस में गैस का। द्रव में ठोस का, द्रव में ठोस का, पारा में लोहा का शीशा का विलयन, पारा में शीशा का मिश्रण। द्रव में द्रव का, तब तो कुछ मिला दीजिए, दूध पानी का मिश्रण, एल्कोहल पानी का मिश्रण, कुछ भी मिला दीजिए। अब द्रव में गैस का मिश्रण, अरे ठंडा ठंडा CO2 मिलता ना वो हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला रहता है, वो भी आ जाएगा। गैस में ठोस का विलयन, ये पूछता है। धुआं वायु में आयोडीन का विलयन, धुआं हो गया। धुआं क्या होता है भाई, तो गैस में ठोस, धुआं में गैस में ठोस पूछता है। अब इसके बाद तो कुहासा अलग है, हाँ तो नहीं, गैस में द्रव का विलयन है, गैस में द्रव, यह गैस में ठोस। धुआं जो होता है गैस में ठोस, कुछ अंश मिलता है ठोठा, और गैस में द्रव का कुहासा, बादल, ये सब कुछ हो जाएगा। अमोनिया गैस का जल का विलयन, हाँ गैस में द्रव का, गैस में ठोस हो गया धुआं, और गैस में द्रव हो गया कुहासा, बादल, ये सब। गैस में गैस का मिश्रण तो सब मिश्रण हो जाएगा हवा वाला। बगल में हो, सोच समझ के। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता किस पर निर्भर करती है? विलायक के विलेय के प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर, सब पर निर्भर करता है। ताप पर, दाब पर और घुलने की प्रकृति पर। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो जल्दी नहीं घुलाएगा, तो बढ़ेगा ना। कुछ ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, जैसे एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, तो Na2SO4 और CaOH का होल्ट वाइज, और कैल्शियम नाइट्रेट तो CaNO3 ना, कैल्शियम ना CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट। दाब बढ़ाने पर द्रव की गैस की विलेयता बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाएगा। बताइएगा निलंबन का आकार 4, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 से अधिक होती है। नंगी आंखों से छोटा मतलब तो बड़ा है तो देखो ना हो, तो निलंबन देखा जा सकता है। नदी में जो पानी, गंदा पानी नहीं देख सकते, बैठ जाता है। निलंबन में पायस का एग्जांपल है ना, निलंबन पायस अलग है। तो निलंबन का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 निलंबन को देखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल में नदी का गंदा पानी, वायु, धुआं, ये सब कुछ है निलंबन, दिखता है तब ना। अब कोलाइड का आकार 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 से कम हो गया तो बिलियन। निलंबन हो गया 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4, और कोलाइड हो गया आपका 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच होता है। जैसे कोलाइड का एग्जांपल दूध, गोंद, स्याही, रक्त सब दे रहा। अब आते हैं कोलाइड के प्रकार। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? कोलाइड आपका 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होता है। कोलाइड कितने प्रकार के? 6। सोल जो होता है दस्ताना में जो होता है ना, दस्ताना पे तो ऊपर में लिक्विड चढ़ा के बंद कर दिया जाता है ना, तो किसका उदाहरण है? सोल। माने रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर के सोल के द्वारा किया जाता है। जेल
हाँ, जेल, जेली, जेलिटेन जो खाए वाला होता है। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस का कण द्रव में समान रूप से प्रक्षेपित हो, माने ठोस और द्रव दोनों सेम हो, उसे क्या कहते हैं? जेल। क्या बोलेंगे? जिसका एग्जाम्पल जेल से जेली और जिलेटिन। एरोसोल, अभी बताएं एरोसोल मतलब गैस में द्रव या ठोस के कणों का आकार। हाँ, गैस दोनों आ गया, धुआं भी, बादल भी, कुहासा भी। गैस भी में द्रव भी बोल रहा है और ठोस बोल रहा है, तो गैस में ठोस आएगा तो धुआं, और गैस में द्रव आ जाएगा तो बादल, कुहासा हो जाएगा। पायस तो जानी थे, पायस दो प्रकार के, कृत्रिम पायस है वो, प्राकृतिक पायस। जैसे पेंट हो गया तो कृत्रिम हो जाएगा, दूध हो जाएगा तो प्राकृतिक हो जाएगा। झाग तो जानते हो, बताइए द्रव में किसका? गैस का। तब ना बोला फूका तो बुझबुझी निकलता है, फेन। तो झाग किसका है? द्रव में गैस का। वास्तविक विलयन का आकार बताइए। ये होता है 10 के पावर -7 से 10 के पावर। ठीक है। वास्तविक विलयन का आकार कितना होता है? 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8। तो बिलियन 10 के पावर -7 से कम। निलंबन 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर -4। फिर हो गया कोलाइड 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। और इसके बाद बच गया वास्तविक विलयन 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8। अपोहन अपोहन क्या होता है? वही है, डायलिसिस है। यहाँ पे कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अपोहन। तो में तो ब्लडवा में जो कचरवा रहता है उसको निकाला जाता है। फिर से सर, कोलाइडी विलयन में से किसको? वास्तविक विलयन को हटाने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। बोले किडनी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपोहन, या इसी हिंदी में बोलते हैं अपोहन, इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। खून गंदा हो जाता तो वही हाँ। साफ कर। अरे कौन सा रोगवा में खून साफ होता है? किडनी खराब होता है। हाँ, किडनी खराब पहले होता है। ठीक है, चलिए। ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी विलयन में जो कण इधर उधर जो भागते रहता है ना, उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। स्कंदन जिसको बोलते हैं कैंगुलेशन। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटन मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है, इसे ही कहते हैं हम लोग स्कंदन। टिंडल प्रभाव चमक प्रकाश करके जब किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश दोनों से तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ध्वनि और कोलाइडी विलयन में प्रकाश पड़ती है तो वह चमक। ठीक है, चमक से है। जब कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं तो लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखे तो कोलाइडी कण के काली पृष्ठ वाली आल्पिक नोक की भांति चमकने लगता है। मतलब सीधा सीधा उसमें डालिएगा तो चमकने लगेगा, नुकीला नुकीला, पतला पतला जैसा। हाँ, इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तब देखता है कि जब वो सूर्य के किरण आता है तो चमकता है, पतला पतला निकलता है। बताइएगा विलयन के रंग। अब बफर विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जो अम्ल और क्षार है मिला उला देता है। वह विलयन जो अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता को बिना परिवर्तन किए अवशोषित हो जाता है। प्रभाव नहीं डालेगा ना क्षार का ना अम्ल का। अगर अवशोषण कर लेते हैं तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर विलयन। एक बफर स्टेट भी होता है जो दो छोटा देश जो होता है, दो देशों के बीच में होता है, भूटान और नेपाल, दो बड़े देशों के बीच। अब एग्जाम्पल सुन लीजिए। सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल जो है का मिश्रण बफर विलयन का उदाहरण है। सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल का मिश्रण क्या होता है? बफर विलयन। बताइएगा मिथाइल ऑरेंज अम्लीय में कैसा रंग देगा? गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज क्या है? ठीक है, सूचक है। कैसा सूचक है? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सूचक कितने प्रकार के? 3। एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम, एक गंधीय। तो अभी जो मिथाइल ऑरेंज और फेनेप्थलीन जो है कुछ है कृत्रिम है। और जैसे गंधी में आ जाता है तो लौंग, लहसुन, प्याज, ये सब क्या है? गंधीय है। अब प्राकृतिक में ऐसे आ गया हल्दी हो गया, ये सब आपका हो गया, गोभी के पत्ता हो गया, ये सब कुछ है प्राकृतिक में आता है।
प्राकृतिक हुआ मगर उसमें गंध नहीं देता। तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय में गुलाबी, क्षार में पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में गुलाबी और क्षार में पीला, और उदासीन विलयन में नारंगी, उदासीन विलयन में लिटमस बताइएगा, अम्लीय में लाल, क्षारीय में नीला और उदासीन में बैगनी। लिटमस रंग का वास्तविक रूप पे होता है आपका बैगनी, कुछ नहीं दिया जाएगा तो आपको कैसा दिखेगा, बैगनी। फिनफ्थलीन अम्लीय में क्या होता है, रंगहीन हो जाता है। फिनफ्थलीन क्या होता है, अम्लीय में रंगहीन, क्षार में फिनफ्थलीन है, और वो था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय में क्या हो जाता है, गुलाबी, क्षारीय में पीला और बच गया तो नीला, नारंगी सॉरी, हाँ। और फिनफ्थलीन में रंगहीन हो जाता है, अम्लीय में, क्षारीय में हो जाता है गुलाबी और उदासीन में रंगहीन। कल हम लोग के कार्बन और कार्बन के अपरूप पढ़ लेना। अरे बायो ही हो देखा तो कि मिनट ढेर हो गई, का देखो तो उठ के नहीं खींच देंगे, थोड़ा सा है ना, 2 घंटा नहीं हुआ, 100 मन भर गए बोले क्या। कोशिका विभाजन बताइएगा, सबसे पहले कोशिका विभाजन कब और किसने देखा, बिरचो ने 1855। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के, 3, लाइन से याद रखिए ज़्यादा बेटर है। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री को एमिटोसिस, फिर हो गया मिटोसिस और मियोसिस। अब बताइएगा असूत्री विभाजन किस में होता है, केवल एक कोशिकीय जीव में, बोर्ड मर मारेंगे, केवल एक कोशिकीय जीव में। अब सूत्री विभाजन एक कोशिकीय जीव में। और समसूत्री हम लोग में भी होता है, पेड़ पौधे में होता है, बहुकोशिकीय में भी होता है, ठीक ना। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन केवल होता है। हम लोग में सुनना पहले, समसूत्री विभाजन कब हमारा में होगा, जब कट फट टूट गया, उस समय सम मतलब बराबर, जितना कोशिका मरा उतना ही वो कोशिका का निर्माण करेगा, इसलिए समसूत्री विभाजन करते हैं। अगर ज़्यादा कर दिया तो कहीं कहीं फेंक देते वो, तिल उल कौची हो गया, ये जाता है मासा उसा जो आ जाता है कोची है, एक्स्ट्रा है, हम लोग दवा खाते हैं उसको हटाने के लिए। असमसूत्री पेड़ पौधा नहीं है, तो हम तो बोल ही रहे हैं, हम कहाँ बोले, बहुकोशीय में नहीं आया पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में कोशिश आ जाएगा, नींबुआ के छील दे हुआ वो पूरा हो जाएगा। चलिए असूत्री विभाजन हो गया। जैसे निरहित शिवाल, जीवाणु, विषाणु, अमीबा, कवक, प्रोटोजोआ में कैसे होगा, असूत्री। समसूत्री के सबसे पहले खोज किसने देखा, किसने था ना, वो तो कोशिका विभाजन, वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर समसूत्री विभाजन को वाल्थर फ्लेमिंग। इसका नाम कब दिया गया था, माइटोसिस, दिया गया 1905। आरपीएफ की स्थापना 1882। तो माइटोसिस नाम भी कब दिया गया, 1882। यह विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है, सोमैटिक सेल, या इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे कायिक कोशिका। सोमैटिक सेल या कभी कभी पूछ दे कायिक कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो पहली प्रक्रिया इंटरफेज, मध्य प्रक्रिया मेटाफेज, अंतिम प्रक्रिया टेलोफेज। पूछता है, एगो पूछेगा सबसे लंबी समय तक, और एगो पूछता है सबसे छोटे समय तक। इनमें दिले हुआ सबसे लगता है छोटा एनाफेज होता है शायद, एनाफेज होता है सबसे छोटा, बड़का में मेटा। हाँ, एनाफेज क्या होता है, सबसे छोटी अवस्था कौन होता है, एनाफेज, मात्र 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, लंबा कौन, मेटाफेज होगा बेटा मध्य वाला ना, प्रोफेज दिया हुआ है, यहाँ पर दे ले नहीं, ऐसे देख लीजिए सबसे, प्रोफेज होता है सबसे हाँ प्रोफेज होता है। तो प्रोफेज तो दूसरी अवस्था हो गया, तो अच्छा देख लिया ना, दिले नहीं, खाली में छोटा दिला हुआ एनाफेज। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर और मोरे, फार्मर और अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर और अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम
देखा था किसने, सर्वप्रथम खोज किसने किया था? बीजमैन। पहली बार खोज किया बीजमैन। मैं इसको असूत्री विभाजन का नाम दिया फॉर्मर और मुरे, नामकरण किया था फॉर्मर और मुरे, खोज किया था कौन? बीजमैन। हाँ, व्याख्या किया था स्ट्रासबर्गर। खोजा कोई और, नामकरण कोई किया, उसका व्याख्या कोई किया। खोजा कौन? बीजमैन। देख अथी उसका नामकरण कौन किया? फार्मर और मुरे, और उसका व्याख्या किसने किया? स्ट्रासबर्गर। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। केवल और केवल कहाँ भाग लेता है? तो जनन कोशिका में, चाहे जनन कोई में भी हो। वो कौन में? लैंगिक वाला में, लैंगिक में नहीं। बताइएगा कि अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में? 4। 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। हाँ, अब इसके में बांटेगा जो है ना, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन को 4 भाग में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। अब ई में बताएगा ना कि इस अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था तो प्रोफेज। अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबा अवस्था प्रोफेज, जो 5 अवस्था में बढ़ता है। कितने अवस्था में? 5 अवस्था में। जब गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं तो क्या कहते हैं इसे? क्रोमेनीमेटा कहते हैं। क्रोमेनीमेटा। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र द्विगुण बदल जाता है। ये क्रॉस वाला जो होता है ना, इस तरह का द्विकुंडलित में हो जाता है। इसको पढ़ेंगे तभी पूछेंगे। कहाँ तक था? जय विकास था, खाली यही था, खाली याद था। चलो, जय विकास का सिद्धांत, जय विकास करने पढ़ लेना है, अनुवांशिकी पढ़ना है, बस 2 गो, जय विकास और अनुवांशिकी। कुछ परिवर्तन के सिद्धांत नहीं दिला मार्ग। उत्परिवर्तन के तो डिग्रो बीज दिया है, डिग्रो डी ब्रिज। और ये दिया था वंश उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत दिया है। उपार्जित लक्षणों का अनुवांशिक ये था लेमार्क। अनुवांशिक है तो दूसर किया वो ना, लिखल था नहीं सर, मगर वो था वही था ना, ना पूछबो ये कोई मतलब नहीं ना होला, ऐसे मत की। हाँ, तो फोटो भेजल है ना, फोटो नहीं डाला लिखल रहेगा तब ना भैया। अरे ठीक है सर, नहीं पूछते हैं, मगर अगला दिन से बोलना ना तो बंद कीजिए सर, बंद कीजिए। हाँ, जितना रहे ना उतना पूरा पढ़ जा।